नमस्कारम, वेलकम टू शिक्षा परीक्षा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में डिस्कस करा था। चार्ज के रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, सब कुछ मैंने लास्ट क्लास में बता दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आज हम उसी के आगे पढ़ाई करेंगे। पढ़ेंगे क्या? कोलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? CULUMBS, कोलम्ब चाचा के नियम्स, कोलम्ब्स लॉ। अब भाई, अब कोलम्ब्स लॉ पढ़ने की जरूरत क्यों आई? चलिए देखते हैं। तो देखिए, दो चार्ज हम ले रहे हैं, Q1 Q2। इन दोनों चार्जेस, इसका मान लीजिए नेचर हम क्या ले रहे हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होगा। इस भाई साहब को अगर हम रोक दें तो ये भाई साहब इसको देख के दूर भागेंगे इधर। ये दुश्मनी इनकी है, इनकी भी इनसे दुश्मनी है। ये इनको देख के ये भागेंगे इधर। इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इसको लिख सकते हैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ये दोनों इन दोनों की फोर्सेस की वजह से हो रहे हैं। Q2 पे फोर्स लगा रहा है Q1 तो इधर जा रहा है, और Q1 पे फोर्स लगा रहा है Q2 तो इधर जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि Q1 एक अपनी फील्ड पैदा कर रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसकी फील्ड में जब आओगे तो बेटा तुम दूर जाओगे, इसकी फील्ड में आ पाएंगे तो आप भी दूर जाएंगे। तो इन दोनों की फील्ड में जब कोई आएगा तो इसको दूर भेजते हैं। तो ये आपका ये बात हो रही है किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम बोल सकते हैं कोलम्ब्स लॉ। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, लास्ट क्लास में जब 11th में थे, लास्ट क्लास आप इसमें थे 11th में, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लास्ट क्लास 11th में जब आपने पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन आपका चैप्टर था, ग्रेविटेशन। उसमें क्या था? धरती माता के ऊपर जब बॉल आती है, धरती माता उसको बॉल को अपनी तरफ घिसती थी। ऐसा तो नहीं था ना कि धरती माता में से हाथ आता था, बॉल को पकड़ के चला जाता था। ऐसा कुछ था नहीं। क्या था वो? क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स था। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन के फील्ड के रीजन में आओगे तो धरती माता आपको अपनी तरफ खींच लेंगी। धरती माता में से हाथ नहीं निकलता है भाई। हाथ थोड़े निकलता है कि धरती माता बाहर आए, हाथ पकड़े, धरती माता आपको खींच ली। ऐसा कुछ नहीं है। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड अपनी तरफ खींचती है, खींचती ना। अर्थ है ये अर्थ है, ये बॉल है। बॉल अर्थ पे गिरती है। ऐसा तो है नहीं कि धरती माता में से हाथ निकलता है। ऐसा कुछ नहीं ना है। जिसको लगता है बताइए। ठीक। तो ये यूं होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बताया हमने। तो क्या है? एक फील्ड इलेक्ट्रिक, जिससे मान लीजिए कोई चार्ज होता है, उसकी एक फील्ड होती है। एक क्यू चार्ज, इसकी फील्ड एक होगी। जिसके अंदर कोई और चार्ज आएगा तो वो चार्ज अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसको रिपेल करेगा, अगर सेम पोलरिटी का रहेगा, अगर डिफरेंट है तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसी ये यही फोर्स है, कूलम्ब यही है। कूलम्ब का नियम यही बताता है क्यों होता है। ठीक है। तो उसको बताने के लिए एक नियम बना, जिसे हम लोग बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो थोड़ा सा डिटेल स्टडी करते हैं। जैसे दो चार्ज हम ले रहे हैं, Q1 Q2। ये दोनों चार्जेस हैं, प्लस प्लस। दो बॉडी है, इस बॉडी की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, Q2 पे इधर लगेगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, और इस पे लगेगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? लग रहे हैं। ठीक। डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। Q1 पे Q2 लगा रहा है, Q2 पे Q1 लगा रहा है। तो ये भी हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। पहली बात क्या हो गई? अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक। दूसरी पॉइंट क्या थी इसमें? डिफरेंट बॉडीज हैं, अलग अलग बॉडीज है ना, अलग अलग बॉडी पे लग रहा है, डिफरेंट बॉडी पे लग रहा है। दो पॉइंट मैंने बता दिए। अब आते हैं देखने। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं कि चार्ज है, उसका मास ले ले रहे हैं। ठीक। दोनों का मास हमने ले लिया। इस वाले फोर्स को क्या कर रहे हैं हम ना, जैसे इस वाले को हम रोक 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 रहे हैं, इसको रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको रोक कर, जब इसको रोकेंगे ये दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है। तो ये वाला इसको रिपेल करेगा इधर। ठीक। तो कुछ एक्सीलरेशन से रिपेल करेगा। इसको हम लोग रोके हैं, इसको मान लीजिए क्या करें, इसको हम लोग यहाँ पे रोक दिए, यहाँ पे किसी जैसे रोक दिए इसको, तो ये इसको रिपेल करेगा। इसका मान लीजिए एक्सीलरेशन आ गया आपका A1। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, Q1 वाले को Q2 वाले को रोक लेंगे, यानी इसको हम इसको रोक लिए, यहाँ पे रोक दिए। अब इस वाले को करेंगे तो इसका एक्सीलरेशन आ गया A2। जब एक्सपेरिमेंटली करा गया, इसको एक्सपेरिमेंट किया गया तो हम लोग यहाँ पे मिला कि जो Q1 है, जो A1 है वो बराबर A2, यानी दोनों का एक्सीलरेशन सेम आ रहा था। अब दोनों का एक्सीलरेशन सेम आ रहा था, दोनों का मास भी सेम था, तो दोनों की फोर्स भी सेम आई थी। दोनों की फोर्स थी जो Q2 पे लग रहा था, यानी फोर्स ऑन ड्यू टू वन
एंड फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम था, यानी F21 बराबर F12 था। देखिए तीसरा पॉइंट मिल गया हमको, क्या कि F21 बराबर F12, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम आ रहा है। देखिए यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या आ गया, पहली बात है कि अपोजिट इन डायरेक्शन डिफरेंट बॉडी पे लग रहा था, दोनों का मैग्नीट्यूड भी आ रहा है फोर्स का सेम। तो इस ये कौन सी फोर्स में होता था, ऐसी कोई फोर्स थी, ऐसी कौन सी फोर्स थी, कौन सी फोर्स थी जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक, डिफरेंट बॉडी पे लगता है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इसे हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। जब दीवार वाले दीवार है, ठीक है, दीवार है, इस पे आप धक्का दे रहे हैं, ठीक, ये आप धक्का दे रहे हैं तो दीवार खिसकती थोड़े है, दीवार तो नहीं रहती है ना, यानी दीवार भी आप पे फोर्स लगा रही है, आप दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, दोनों की फोर्स बराबर है, इसलिए दीवार पे नहीं खिसकती ना कुछ होता है। यहाँ पे क्या है, दोनों, ये दीवार आप पे लगा रही है इधर फोर्स, आप दीवार पे लगा रहे हैं इधर फोर्स, दोनों की डायरेक्शन भी अपोजिट थी, ठीक है, इक्वल फोर्स भी लगा रहे हैं, जिससे दीवार खिसक नहीं रही है। तो वही हाल यहाँ पे भी हो रहा है, देखिए अपोजिट इन नेचर हो जा रहा है, डिफरेंट बॉडी है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब आते हैं इसके बारे में थोड़ा और, अब ये तुम्हारे लिए फोर्स के बारे में मैंने बता दिया। तो जब मैंने ये चीज़ें जब मैंने पढ़ी, मैंने सोचा चलो इसको नोट करते हैं, तो मैंने अपने दोस्त को बोला भाई इसको नोट करो, ठीक, नोट करने को बोला, मैंने बोला कि दो बॉडीज हैं जिनके चार्ज Q1 और Q2 हैं, तो उसने नोट किया टू बॉडीज Q1 एंड Q2, ठीक, दोनों पे चार्ज है पॉजिटिव Q1 और एक पॉजिटिव Q2, ठीक है, चार्ज हो गया, दोनों पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रही है, उसने लिखा इस पे इधर फोर्स काम कर रही है, इधर इस पे फोर्स काम कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में तो है, ऊपर है नीचे है, ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इस पे F काम कर रही है, इस पे भी F काम कर रही है। अब बताइए उसने सही लिखा है कि गलत लिखा है, जो उसने लिखा ये चीज, मैं जो बोला, मैं जिस मोटिव से बोला लिखने के लिए, वो सही लिखा है गलत लिखा, ये गलत लिखा। लेकिन गलत भी कैसे है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रही है, ऊपर यहाँ पे नीचे है, वहाँ पे ऊपर है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, दो डिफरेंट बॉडीज भी हैं, लेकिन गलत कैसे है, यानी गलत हमारा स्टेटमेंट था। लड़का बिहार का था, यानी बिहारी रॉक, आई एम सॉक्ड, यानी मैंने कुछ गलत बोला उससे, यानी गलत क्या बोला कि पॉइंट ये था कि हमको हमको चाहिए क्या था, हमको ये चाहिए था Q2 Q1, फोर्स इधर लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन फोर्स उधर लगा दे, लेकिन अपोजिट तब भी थी। अब इसमें क्या पॉइंट ऐड करना था, पॉइंट हमको ये ऐड करना था कि जो फोर्स काम करती है वो चार्ज के बीच में जो लाइन ज्वाइन होती है ना, उसके अलॉन्ग काम करती है। जैसे दो चार्ज हम लेंगे, कोई भी दो चार्ज हम ले रहे हैं यहाँ पे, Q1 Q2, ये दोनों चार्ज हो गए, इन दोनों के बीच में एक लाइन ज्वाइन हो रही है ये, ठीक, तो फोर्स जो होती है इसके अलॉन्ग काम करती है, ऐसे ही काम करती है। अगर मान लीजिए कि -Q1 ले रहे हैं, -Q2 ले रहे हैं, +Q2 ले रहे हैं, तो ये दोनों के बीच लाइन फोर्स ज्वाइन हो गई, तो एक फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगी, ये वाला इसको भी अट्रैक्ट करेगी, तो लाइन ज्वाइनिंग देम जो फोर्स होती है, फोर्स एक्ट बिटवीन द चार्जेस along द लाइन ज्वाइनिंग देम, ये हमारा चौथा पॉइंट है। देखिए हम धीरे धीरे आपको पॉइंट बता रहे हैं, 3 पॉइंट पहले बता दिए, चौथा पॉइंट ये था। अब इन सारे पॉइंट को हम कोलैब करके देखते हैं, इतना पॉइंट हमको मिल गया, ठीक। अब आते थोड़ा देखते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट निकाला। पहला पॉइंट हमारा क्या था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू डिफरेंट चार्जेस, दो डिफरेंट चार्ज एक्ट करता है, +Q1 भाई साहब, -Q2 भाई साहब, ये दो चार्जेस हो गए, ठीक है भाई साहब। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है। अगर F12 एंड F21, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी F12 इक्वल टू F21, ठीक है भाई साहब, ओके भाई साहब। डायरेक्शन फॉर अपोजिट, ये इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि निगेटिव है, तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों का फोर्स का डायरेक्शन भी अपोजिट हो गया। ड्यू टू अ पॉइंट वी कैन से इट इज रिएक्शन रिएक्शन पेयर, इन तीनों पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं, मैंने समझाया क्यों है। फिर इलेक्ट्रोफोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, ये भी बोल दिया, क्या बोल दिया कि जो फोर्स होता है ये दोनों की लाइन ज्वाइनिंग इसी के अलावा काम करता है, इसके अलावा कहीं काम नहीं कर सकता। हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं कि चार्ज ऐसे है और एक ऐसे है,
तो हम ऐसा दिखा दें, ये गलत हो गया, यानी बिहारी गलत था, लेकिन उस टाइम तक वो सही था, क्योंकि हमने तीसरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमने उस टाइम नहीं बोला था, लेकिन ये पॉइंट बाद में ऐड हुआ। ठीक है, ड्यू टू एवर पॉइंट इट्स आल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स, ये सेंटर पे फोर्स, क्योंकि सेंटर के अकॉर्डिंग ही काम करती है, ऐसे ही काम सेंट्रल फोर्स है। इसके अलावा ये कंजर्वेटिव फोर्स है, क्यों है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। क्या है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती हैं, जो फोर्सेस पाथ पर डिपेंड नहीं करते, उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। तो ये सब चीजें हो गई। अब मतलब कोलॉम्स के नियम हमने ऊपर ऊपर पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं कोलॉम का नियम था क्या। इसने तो बता दिया कि दो चार्ज रहते हैं, जब उसको ऐसे छोड़ा जाएगा तो उनके बीच में कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, यानी इंटरेक्शन बोला जाता है। इंटरेक्शन 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 की वजह से क्या होगा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, भाई साहब इधर जाएंगे, भाई साहब इधर जाएंगे। इसको हम F1 लिखेंगे, यहाँ पे F2 लिखेंगे। ठीक, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे, इसको भाई साहब ये अट्रैक्ट करेंगे, इसको भाई साहब ये अट्रैक्ट करेंगे। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन इसका कोई मैग्नीट्यूड होगा ना, किसी मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट करेंगे। अरे कोई फोर्स लग रही है, कोई फोर्स लगेगी तो कितना लग रही है, 5 किलो लग रही है कि 5 न्यूटन लग रही है कि 10 न्यूटन लग रही है, कुछ पता करना है कि नहीं करना है, करना है ना। तो इसलिए कूलॉम का नियम आया। तो कूलॉम का नियम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, ठीक है, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ये दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ये दो चार्जेस हैं, एक प्लस है एक माइनस है, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा इनकी डिस्टेंस से भी रिलेशन लिखा गया, क्योंकि हम लोग जब देखा, हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया गया। जब हम लोग चार्ज बढ़ा रहे थे तो फोर्स बढ़ रहा था, जब चार्ज बढ़ा रहे थे तो फोर्स बढ़ रहा था, यानी क्या हो रहा था कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर इसकी डिस्टेंस जो r थी उससे देखा गया कि इसकी डिस्टेंस जब हमने बढ़ाई तो फोर्स क्या हुआ, कम हुआ। ठीक, और कितना कम हुआ वो भी नोट किया गया, तो नोट किया गया तो 1/r², यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। ये हो गया, यानी 3 पॉइंट मिले, 1 2 3। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो इन सबको कंबाइन करने पे, कंबाइनिंग एबव पॉइंट्स, मिला हमको, क्या मिला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये हमको मिला इक्वेशन। अब भाई ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाना था हमको, इसको वो क्या करना है, हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम लगाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट लगाएंगे। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक, यानी कि हमारा क्या हो गया, कि हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब आगे चलते हैं, सॉरी एक मिनट। तो हमारा आ गया यहाँ पे F बराबर के Q1 Q2 अपॉन r², वेयर K इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब आते हैं थोड़ा इसकी यूनिट पे। तो K की यूनिट निकालने के लिए इसको इधर कर देंगे, तो K बराबर आपका आ जाएगा F r² अपॉन में Q1 × Q2। F की होती है न्यूटन, इसकी होती है मीटर², इसकी होती है कूलम्ब², यानी इसकी यूनिट आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 9 × 10⁹। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको, न्यूटन मीटर² अपॉन में कूलम्ब²। अब जो K होता है इसका भी वैल्यू होता है, वो वैल्यू क्या होता है, K इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, इसे क्या बोला जाता है, इसको पाई वाले को, इसको बोला जाता है, ये जो लिखा है इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक, एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है भाई साहब, एप्सिलॉन नॉट इसको बोला जाता है हम लोग परम्यूटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें मैं कुछ तड़कता भड़कता यूज नहीं कर सकता हूँ। परम्यूटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक, इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ तक आ गया। जो परमिटिविटी या फ्री स्पेस आई, इसकी भी कुछ क्या कहते हैं, इसका भी कुछ क्या होगा, अरे यूनिट होगा। अब देखते हैं इसकी यूनिट पे आते हैं। यानी F बराबर क्या आ गया आपका, F बराबर आपका आ गया 1/4
पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का निकालेंगे कांस्टेंट, अरे सॉरी यूनिट। एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि आ जाएगा कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी थी 8.85 इंटू 10⁻12 -12 है कूलम्ब अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू जहाँ पे दी जाती है वैक्यूम के लिए होती है फ्री स्पेस एंड वैक्यूम। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स होती है, फोर्स ये डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड्स ऑन मीडियम, ऑन मीडियम। मीडियम चेंज होगा तो फोर्स चेंज होगी। ठीक है, ये तो बस वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए फार्मूला जो बताए हैं। अगर इसको ग्लास में रखा जाए, अगर वाटर में रखा जाए, वहाँ पे फोर्स थोड़ी सी वैरी करेगी। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा, वहाँ पे हम आपको एक टर्म लाएंगे रिलेटिव परमिटिविटी, वो हम आपको बता देंगे बाद में। ठीक, तब तक के लिए ये वाली चीज़ आप देखिए ध्यान से, क्योंकि अब इसके आगे चलते हैं हम थोड़ा सा और। ये सारी कॉलम्स ला के समझ आ गए ना, कॉलम के नियम क्या थे, कूलॉम के नियम समझ आ गए ना आपको। आप इसका थोड़ा सा और एक कर लेते हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि बॉडी है, Q2 है, वो R2 डिस्टेंस पर रखी गई है। ठीक, Q1 है, R1 डिस्टेंस पर रखी गई है। तो जो R वेक्टर है, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी R वेक्टर की, R वेक्टर आपका आ जाएगा R2 माइनस R1। ठीक, अब जब हमको फोर्स लिखना है कूलॉम्स लॉ वाला, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अब जो R वेक्टर की लेंथ है ये कितनी आई है, R2 माइनस R1 आ गई। ठीक, जैसे मान लीजिए, इसका मतलब क्या होता है ना, जब हम बता रहे हैं जो कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसका मतलब, इसका एडवांटेज क्या होगा कि हम इससे पता चलेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में पता काम कर रही है। टू हेल्प अस इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसकी वैल्यू कैसे लिखा जाएगा देखिएगा, यहाँ पे F बराबर हो जाएगा, F वेक्टर में लिख रहे हैं के Q1 Q2 अपॉन में R, जो R है तो इसका स्क्वायर। अब हमको इसका डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए इसका। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, देखिए किसी भी चीज़ का डायरेक्शन पता करना है, जैसे अगर हमको एक्स के अलावा पता करना है तो लिखते हैं आई कैप, अगर वाई के अलावा है तो हम लिखते हैं जे कैप, और जेड के अलावा करना तो लिखते हैं के कैप। वैसे यानी जो कैप बताता है वो डायरेक्शन बताता है, कैप क्या होता है, डायरेक्शन बताता है, उसका यूनिट वेक्टर को बोलते हैं डायरेक्शन। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर आर कैप से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जो आर कैप होता है वो क्या होता है, किसी भी चीज़ का एक यूनिट वेक्टर होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि लिखा जाए इसका आर कैप की वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी वैल्यू होती है आर वेक्टर, माफ करिएगा, आर वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक, तो यही होता है आर कैप की वैल्यू, यानी अगर आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसका डायरेक्शन मिल जाएगा फोर्स का। ठीक, और एक चीज़ और आगे बता रहे हैं यहाँ पे अगली स्लाइड में, जब भी हमें लिखते हैं फोर्स बराबर होता है आपका के Q1 Q2 अपॉन मान आर वेक्टर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आर कैप से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन पता चल जा रही है। और एक चीज़ और, ऑलवेज जब भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ऑलवेज while writing in vector form write charges with sign। जो चार्ज है इसको हम लोग साइन के साथ लिखेंगे, साइन के साथ। ठीक है, और जो आर कैप की वैल्यू होती है क्या होती है, बता दे रहे हैं, आर वेक्टर अपान में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसको और लिख सकते हैं, फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 इंटू आर वेक्टर अपॉन में आर मॉड पहले से था स्क्वायर, और ये वाला इसकी वैल्यू हम पुट किए यहाँ पे, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट किए हैं। ठीक, तो आर स्क्वायर पहले से था, आर नीचे का क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में देख के बच्चे डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली यही होता है फार्मूला। कैसे आप समझ में आ गया ना, तो ये वेक्टर फॉर्म होता है। इस पर क्वेश्चन बन, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मैं 2D में दे रहा हूँ। जैसे एक बॉडी है,
एक कोऑर्डिनेट उसका दिया गया है, जो Q1 चार्ज रखा गया है, किस पे रखा गया है 1,2 पे। Q2 चार्ज रखा गया है आपका 2,3 पे। ठीक, तो फाइंड करना है, फाइंड, ये प्लस है ये माइनस है, तो फाइंड करना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड करना है फोर्स आपको। तो क्या करेंगे, पहले हम आर फाइंड करेंगे। आर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये आपका R2 है, R2 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है। हम R2 माइनस R1 करेंगे तो R वेक्टर बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या है 2 3 है, तो इसको लिखा जाएगा 2i कैप कमा 3j कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप। ठीक, माइनस, सॉरी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस i कैप प्लस j कैप, i कैप 2j कैप, माइनस कर देंगे इसको, तब आ जाएगा i कैप माइनस j कैप। ये आपका आ गया, क्या आ गया बताइए, अरे भाई बताओ ना, आई कैप प्लस जे कैप अब क्या आ गया, ये आपका आ गया आपका आर वेक्टर का। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो √2 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए आपको वेक्टर दिया रहे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोल दे तो क्या करते हैं आप, भूल गए, अरे भाई अंडर रूट ले लेते हैं इसका, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये सब वेक्टर में पढ़ाया जाता है, दूसरों के 4 3 3 के 9 9 50 25 25 25 29 29 38 रूट 38 आ जाएगा यहाँ पे। कैसे आएगा, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो यहाँ पे आर की वैल्यू √2 आ गई, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा के Q1 माइनस Q2 साइन के साथ अपॉन में √2, ठीक, का क्यूब, ऊपर क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, ये डायरेक्शन बता रहा है इसका। ठीक है, मैं एक और स्लाइड ऐड कर दे रहा हूँ, वहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे फोर्स, मतलब देखिए आर की वैल्यू आ गई थी √2, ठीक, और आर वेक्टर हमारा क्या था आई कैप प्लस जे कैप, ठीक, तो मैंने फोर्स लिख रहे हैं, तो के Q1 माइनस Q2 विथ साइन लिखने के लिए बोल रहे हैं, फिर आप क्या होता है आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का पावर 3, यही ना होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा के Q1 माइनस Q2, आर वेक्टर क्या है आई कैप प्लस जे कैप, ऐसे लिखा जाता है, आंसर बता रहे हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे √2 की पावर 3, ये इसका आंसर आपका आया है। ठीक, आप एक आध क्वेश्चन मिले तब करके देखिएगा, वरना अगर नहीं हो पाएगा तो हम कल एक क्वेश्चन करा देंगे इस पर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछता नहीं है इसलिए हम कराया नहीं है। अब आते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। जैसे मान लीजिए दो कपल थे, अब आते हैं इंटरेस्टिंग सेगमेंट पे, दो प्यार करने वाले जोड़े Q1 माइनस Q2, इन दोनों में प्यार था, Q1 को Q2 अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी और Q1 अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। ठीक, इन दोनों की लाइफ मस्त चल रही थी, कैसे चल रही थी, लाइफ मस्त थी। एक इनकी जिंदगी में माइनस Q3 आई, ठीक, ये Q1 को प्यार देने लगी, ये भी Q1 को प्यार देने लगी। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है, ठीक, अब मैं फिर से समझा रहा हूँ यहाँ पे और अच्छे से, ठीक, और अच्छा कलर लेके समझा रहा हूँ आपको, रंगीन जिंदगी है तो रंगीन कलर ले ले मेरे भाई भाई भाई, ब्लू ब्लू ले लेते हैं। जैसे एक चार्ज था Q1, दूसरी चार्ज थी माइनस Q2, इन दोनों में प्यार था, इन दोनों का प्यार चल रहा था, ये इसको अट्रैक्ट कर रही थी, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा था। इनकी ज़िंदगी में Q3 आ गई, माइनस Q3, ये भी Q3 को Q1 को प्यार देने लगी, ठीक, और ये भी Q1 भी इसको प्यार देने लगा। तो इसमें क्या होता है, ये अच्छे लोग हैं, ये भले लोग हैं, इनमें ये नहीं होता है कि तुम्हारी वजह से हम चले जाएंगे, तुम, इनके बीच में ये होता था कि इनका प्यार भी बना रहेगा और इनका प्यार भी बना रहेगा। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है, देखिएगा, प्यार लिख रहे हैं, प्यार ऑन Q1 ड्यू टू Q2, Q1 ड्यू टू Q2 will remain same, will remain same। ठीक, यानी प्यार वन Q1 ड्यू टू Q2 विल रिमेन सेम, जो प्यार Q1 और Q2 का है इन दोनों के दरमियान ये सेम रहेगा Q3 के आ जाने के बाद भी। हालांकि Q1 पे प्यार बढ़ेगा क्योंकि Q3 भी प्यार दे रही है, Q2 भी प्यार दे रहा है, तो प्यार तो बढ़ रहा है इसके अंदर,
लेकिन इन दोनों के बीच में इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी Q3 के आ जाने से Q2 के प्यार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हालांकि Q1 पे प्यार बढ़ रहा है। समझिएगा, कहने का मतलब ये है। अब आते हैं हमारे जो मुद्दा उस पे आ रहे हैं। फोर्स ऑन, एक मिनट, एक स्लाइड और चाहिए हमको। जैसे मान लीजिए ये Q1 था, ये -Q2 थी, ये -Q3 थी, ठीक। तो जो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ना, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये इंडिपेंडेंट है। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 इसके इस वाले फोर्स से इस वाले फोर्स का कोई लेना देना नहीं है। इन दोनों के फोर्स इंडिपेंडेंट है। हालांकि Q1 पे फोर्स बढ़ रहा है क्योंकि ये भी अट्रैक्ट कर रही है, ये भी अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों की वजह से इस पे कोई असर पड़ेगा, इसकी फोर्स कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्यार इनका अटूट है, इसका भी प्यार अटूट है और इसका भी प्यार अटूट है। लेकिन इसकी वजह से इन दोनों के प्यार में कोई तकरार नहीं आएगी और इन दोनों की वजह से इन दोनों के प्यार में कोई तकरार। ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। चाहे कि यहाँ पे जो विजय हैं, जो विजय जी हैं, वो चाहे कि यहाँ रूपा को भी सता लें और यहाँ पे इनको भी चिपका के रखें, सीमा को, तो पॉसिबल थोड़े है। ये दोनों को एक साथ लेकर घूम सकते, पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिजिक्स की दुनिया में जो चार्जेस होते हैं, ये इनको भी अट्रैक्ट करेंगे, इनके भी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इनकी वजह से इन दोनों की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और इसकी वजह से इन दोनों की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालांकि विजय पे दोनों ओर से प्यार मिल रहा है, ठीक है। ये भी इनको अट्रैक्ट कर रही है, ये भी इनको अट्रैक्ट कर रही है। अरे भाई साहब देखिए, ये भी इनको अट्रैक्ट करते हैं, ये भी इनको अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि इन पे अट्रैक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में ये वाला फोर्स और ये वाला प्यार, ये क्या है, रिमेन सेम, ठीक। यही है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब इस पॉइंट को हम थोड़ा अच्छे समझते हैं। ये क्या है देखिए, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंट ऑफ अदर चार्जेस। कहने का मतलब ये था, यहाँ पे Q1 था, सही से बन जाए भाई, यहाँ पे Q1 था, यहाँ पे -Q2 था, ठीक, और यहाँ पे -Q3 आ गया, ठीक। इन दोनों के बीच में पहले प्यार चल रहा था, इनका बीच प्यार मतलब फोर्स, इनके बीच का पहले प्यार चल रहा था, फोर्स चल रहा था। इनकी जिंदगी में Q3 आ गई, ठीक, इनकी जिंदगी में Q3 आ गई। अब ये भी प्यार देने लगी, प्यार दो दो प्यार दो, ये भी प्यार देने लगी। लेकिन कहने का मतलब समझिए आप लोग कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इंडिपेंडेंट, इन दोनों के बीच का प्यार इंडिपेंडेंट है। प्रेजेंस एंड एब्सेंट ऑफ अदर चार्जेस, इन दोनों इस वाले चार्ज की वजह से प्यार जो हो रहा है, इससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी ये जो प्यार है वो इंडिपेंडेंट है। ये जो फोर्स है, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। ये जो 3 पे फोर्स लगा रही है, फोर्स जो 2 लगा रही है, दोनों में कोई ताल्लुकात नहीं है, इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। इसका जो ये वाला जो फोर्स है, ये इस पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि Q1 पे जो प्यार है वो बढ़ता जा रहा है, ये भी प्यार इनसे दे रही है, ये भी इनसे प्यार दे रही है, तो इनका प्यार तो बढ़ रहा है, लेकिन इनके प्यार के बीच में कोई असर नहीं पड़ रहा है, बस इस पे बढ़ रहा है। हालांकि इस पे जो कहने का मतलब ये था कि ये जो Q2 प्यार कर रही है, इसके प्यार में कोई कमी नहीं आई है, न कि Q3 जो प्यार कर रही है इसमें कोई कमी आई है। प्यार तो उतना ही रह रहा है। समझिए भाई, प्यार की भाषा समझिए, इस दुनिया में सबसे प्यारी भाषा प्यार की भाषा है, तो समझें इसको। क्या है कि जो फोर्स है, इन दोनों के बीच की जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंट ऑफ अदर चार्जेस। इस बात को समझने की पूरा कोशिश करिए, ठीक है, कि जो Q1 चार्ज है, इस Q2 की वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो न कम हो रही है न बढ़ रही है, वो उतना ही रह रही है। और Q3 इस पे आ जा रहा है तो भी ठीक है, और जो Q3 की वजह से इस पे चार्ज है वो भी कम या कम, लेकिन इस पे बढ़ रही है, उसकी बात अलग है, ये दूसरा पॉइंट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच में प्यार की कमी नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं होता है कि रियल लाइफ में क्या होगा कि कोई आएगा तो प्यार बांटना पड़ेगा, हमारा प्यार बढ़ जा रहा है। जैसे यहाँ पे Q1 है, अगर मान लीजिए रियल लाइफ होती Q2 Q3, इन दोनों का प्यार रहता, बीच में ये आती तो प्यार बढ़ जाता है, इनको आधा देना पड़ता है, इनको आधा देना, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों के बीच का जो प्यार है वो इंडिपेंडेंट है इसकी प्यार की वजह से, ठीक है। तो ये पॉइंट था हमारा, समझ गए, वो तो अच्छी बात है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंट ऑफ अदर चार्जेस, ये पॉइंट हो गया। इसको देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखा, इट इज वेरीफाइड दैट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट चार्जेस ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन एट अ टाइम। कहने का मतलब क्या है, इट इज वेरीफाइड दैट, इसको हटाओ यार, क्या वेरीफाइड करा रहा है, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन दैट चार्जेस। अरे भाई यही तो है, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स। इस पे जो फोर्स है, अगर इस पे निकालेंगे एफ नेट तो क्या निकलेंगे, एफ नेट क्या है,
F1.3 ड्यू टू 3 प्लस F1 ड्यू टू 2, इन दोनों का नेट ऐड करना पड़ेगा, यही वेक्टर सम होता है। कहने का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी पे अगर नेट फोर्स निकालना है तो जितनी भी फोर्स लग रही है सबका हम लोग वेक्टर सम निकालेंगे। अगर मान लीजिए Q1 यहाँ पे लिखे, यहाँ पे Q4 है, Q4 है, Q3 है, Q2 है, ये भी फोर्स लगा रही है, ये भी फोर्स लगा रही है, ये भी फोर्स लगा रही है, तो हमको अगर F1 पे नेट लिखना हो तो क्या लिखेंगे, F1 F1 पे 4 के द्वारा, F1 पे 3 के द्वारा, प्लस F1 के 2 के द्वारा, इन तीनों फोर्सों का वेक्टर सम ऐड करेंगे तो वही नेट फोर्स बताएगा। तो ये होता है, ये आपका हो गया ये पॉइंट, ठीक है। एंड दिस इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है। जो क्या बोला है, जो इंडिविजुअल फोर्स है, यानी इसके फोर्स पे, इसकी फोर्स पे, इसकी फोर्स पे, इसकी फोर्स पे, इसकी, इन दोनों की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी किसी की पर्सनल फोर्स पे किसी की और दूसरी फोर्स के फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझिए आपको, ठीक। इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक। ये सुपरपोजिशन समझ आएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी किसी एक के प्यार की वजह से दूसरे के प्यार में कोई कमी नहीं होने वाली है, न बढ़ने वाला है, ठीक है। हालांकि जो इंसान तीसरा इंसान से प्यार तो बढ़ ही रहा है, लेकिन न प्यार कम होगा न प्यार घटेगा। हालांकि जो मेन जो प्यार ले रहा है उसमें तो प्यार बढ़ रहा है, समझिएगा एक बार फिर से हम बता सकते हैं इस चीज को। यही क्वेश्चन, यही पॉइंट था हमारा। देखिए Q1 है आपका, ये Q2 है, ये Q3 है, इन दोनों की जिंदगी बीत रही थी मस्त। ये इसको प्यार दे रही थी Q2, ठीक, क्योंकि ये नेगेटिव थी, अट्रैक्ट कर रही थी। और ये भी तो, तब तक Q3 आ गई इनकी जिंदगी में, वो भी प्यार देने लगी, ये भी अट्रैक्ट करने लगी। हालांकि तो इसके आ जाने से इनके बीच का जो प्यार है वो कम नहीं होगा, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, ये कम नहीं होगा और ना ही बढ़ेगा, और ना ही बढ़ेगा, ठीक। और फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री वो भी इंडिपेंडेंट रहेगा, यानी फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री इज आल्सो इंडिपेंडेंट, ठीक। ये सब पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट। हालांकि जो Q1 पे है, जो Q1 पे फोर्स बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि दो बॉडी लगा रही है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो फोर्स रहेगा ये अनअफेक्टेड रहता है। बस यही पॉइंट था हमारा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन करने, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या है, टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। दो चार्ज हैं, लेट द चार्जेस आर Q1 एंड Q2, ये दोनों प्लेस किए गए हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ, सॉरी डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ये 1 मीटर की डिस्टेंस हो गई, ये दोनों चार्जेस हो गए। व्हाट इज द पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम। पहली बात, एक क्वेश्चन आपका जेई मेंस का है, ये पूछा गया जेई मेंस में, 2 बार पूछ चुका है, ये फैक्ट है, कोई बिलीव नहीं करेगा लेकिन पूछा है। अब आता है कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन देम, लेकिन यहाँ पे चार्ज के बारे में नहीं मेंशन किया, चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू दिया है नहीं दिया है, लेकिन क्या बोला है, मिनिमम पॉसिबल फोर्स। अब अगर आप एक बात ध्यान देंगे तो फोर्स मिनिमम होने के लिए क्या चाहिए, डिस्टेंस कम होनी चाहिए, डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। डिस्टेंस जितनी ज़्यादा रहेगी उतना फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, डिस्टेंस ज़्यादा रहेगी फोर्स कम होएगा, ठीक, सॉरी, डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम, लेकिन डिस्टेंस उसने पहले से फिक्स कर दिया 1 मीटर। अब बताए चार्ज, यानी चार्ज जितना कम रहेगा फोर्स उतना कम रहेगा, ठीक, यानी चार्ज को कम करिए फोर्स कम हो जाइए। अब आते हैं कि चार्ज की सबसे कम वैल्यू कितनी होती है, चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू, यानी वो क्या चाहिए, चार्ज की स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था कि चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, ई, स्मॉलेस्ट यूनिट। अगर आपने नहीं देखा तो मैं दिखा दूंगा, आपको विश्वास हो जाएगा, वरना बोलेंगे बस फेंक रहा है। आई डोंट थ्रो, मेरी जान मेरे दिल पे कुर्बान, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, लेट मी शो यू वेयर आई रिटन दिस, कहाँ पे लिखा है मैंने, यस, यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, खोल भाई, टेस्ट कर ले। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या दिया है चार्ज की, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे चार्ज है ना Q, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन, ई, ये मैंने कल बताया था ना, यानी चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट ई हो गई, ठीक। हमको क्या पता करना था, स्मॉलेस्ट फोर्स बिटवीन देम फाइंड करना था, जब हमको यही मिल गया, यानी चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट ई हो गई, यानी Q1 की जगह भी ई रहेगा और इसकी जगह भी ई रहेगा, ठीक। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, फोर्स बराबर हो जाएगा K इंटू ई अपॉन 1 मीटर का स्क्वायर, यानी KE², इसका आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछ देगा 2 मार्क्स में, के स्क्वायर बोर्ड में भी, तो इसका आंसर KE² है, समझ लीजिएगा।
नया कुछ बताएगा फिर से बता देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, ठीक। Coulomb's law for electrostatic force between two point charges and Newton's law for gravitational force between two stationary point masses। अब यहाँ पे ये बात आती है कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों मेंशन किया है। अगर आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। ध्यान से देखें, कांस्टेंट कांस्टेंट, चार्ज चार्ज, मास मास, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों के फार्मूले में कोई खास चेंज नहीं है। बस वैल्यू का यहाँ पे चार्ज के साथ खेलना होता है, वहाँ पे मास के साथ खेलना होता है। तो वही चीज़ दिया है कि हमको रिलेशन बताना है, ठीक है, बताना है रिलेशन बताना है। क्या बताना है कि इनमें रेशियो फाइंड करना है, किसमें बोला है कि बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस। दोनों देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक। दोनों मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है फार्मूला। तो बोला है कि बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे चार्ज होता है, यहाँ पे मास होता है। तो कंपेयर करना स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। कंपेयर करना स्ट्रेंथ फोर्सेस का, किसके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे लेना है, उनके मैग्नीट्यूड लेना है ग्रेविटेशनल फोर्स के और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रेशियो फाइंड करना है। यानी फाइंड क्या करना है मैं बता रहा हूँ, एकदम क्वेश्चन को बता रहा हूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज की जगह यहाँ पे Q1 की जगह क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और Q2 की जगह क्या है, एक प्रोटॉन है। इन दोनों को 10⁻⁻10 मीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। फाइंड करना है, इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 × 10⁻−19 कूलम। इसका मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg। इसका चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम। इसका मास होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ये होता है दोनों का मास, ठीक। अब हमको क्या पता करना है, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पता करना है, यानी एफ फाइंड करेंगे। तो क्या होगा, के, इसको मान लेते हैं के, इसको वैल्यू इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं E/P, इलेक्ट्रॉन इंटू प्रोटॉन, Q1 × Q2 हो गया, अपॉन आर स्क्वायर, आगे जब पे 10⁻10 का स्क्वायर। वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करेंगे, यानी एफ फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा देखिएगा, जी एम एम की वैल्यू क्या लिखे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन M1 × M2 मास ऑफ प्रोटॉन, अपॉन में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू वही है जो उसकी थी। अब दोनों का रेशियो फाइंड करना, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आप डिवाइड कर लेंगे, करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आ रहा है Fe अपॉन Fg इक्वल टू के ई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपॉन में जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी, मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा जाएगा, इतना लिख के छोड़ भी देंगे तभी कुछ नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको याद भी कर सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। इसका आंसर आ रहा है आपका 2.4 इंटू 10⁻39 10⁻+39 ये इतना इसका रेशियो आ रहा है, ठीक। तो ये इसका आंसर हो गया। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, सेकंड क्वेश्चन क्या दे दिया है कि कंपेयर करना है फॉर टू प्रोटॉन। यानी पहले में क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, अब यानी दो प्रोटॉन हो गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी प्रोटॉन है, यहाँ पे भी प्रोटॉन है, इनके बीच कैसे फाइंड करना है। इसका चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम -19 कूलम। इसका भी होता है 10⁻1.6 × 10⁻19 कूलम। मास भी दोनों का सेम होगा 1.6 × 10⁻27 kg। मास भी सेम हो गया इसका भी। तो ऐसे करके दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक। ये दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। क्या करेंगे, एक बार पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेंगे या फिर निकाल लेंगे। क्या होगा, के पी पी प्रोटॉन प्रोटॉन इंटू आर स्क्वायर, डिस्टेंस जो भी है 10⁻10²। एफ निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, के मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में आर स्क्वायर, डिवाइड करेंगे, फिर आर से आर कट जाएगा, फिर क्या आएगा आपका आ जाएगा के पी स्क्वायर, जो वैल्यूज की है 1.6 रख सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं, इंटू के एम पी। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना बता दे रहे हैं, इसकी वैल्यू आपकी आ जा इसकी वैल्यू आपकी आ जा रही है आपकी 1.3 इंटू 10⁻36, ठीक। ये रेशियो इसकी भी आ गई। तो ऐसे इसका निकाल लेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है वो देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसमें जो पूछा है वो क्या है, बोला है बी वाला, एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर वन एमंगस्ट वन। फाइंड करना एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एस्टिमेट करना है एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आपको एक्सीलरेशन बताना है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। इनकी जो अट्रैक्शन होगी उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का वो फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले फोर्स फाइंड करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, इसका होगा +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम।
डिस्टेंस कितना दिया है 1 mm, 10⁻⁻10 मीटर। निकालते हैं पहले चार्ज, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स आपका आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू -1.6 × 10⁻⁻19 कोलॉम्ब, यहाँ पे इंटू यहाँ पे -1 + 1.10⁻⁻19 कोलॉम्ब। नीचे क्या है 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या आ रहा है पहले वो देखते हैं। इसके सॉल्व करने का आपको आएगा, मैं बता दे रहा हूँ, जो दिया है मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ डाटा। 2.3 × 10⁻⁻8 न्यूटन। कैसे आएगा देख लीजिएगा, यहाँ पर 10⁻⁻20 हो जाएगा, ठीक, ऊपर जाएगा तो +20 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा यहाँ 10⁻+20 होगा, ठीक, ये -20 था, -19 था, यहाँ पर 10⁻+10 बचेगा, इससे जाएगा यहाँ पे 10⁻−10 बचेगा, ठीक, -10 यहाँ पर 10⁻9 बच रहा है, ठीक, मल्टीप्लाई करने पे 2.3 आ जा रहा है, 0.23 आ रहा है, इंटू 10⁻9 आ रहा है, सो सॉल्व करने पे 2.3 × 10⁻8 आ जाएगा। ये फोर्स आ जा रही है, ठीक है, इतनी फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक, आप क्या करेंगे, यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और आपको पता है फोर्स इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक, ये लगाएंगे। अरे आता है कि नहीं आता है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आती है। हमने पहले फोर्स फाइंड कर ली, हमको दोनों का एक्सीलरेशन फाइंड करना है, ठीक। अब हमको पता है कि फोर्स हमारा कितना आ गया है, फोर्स हमारा आ गया है, यहाँ पे फिर दिखा दे रहा हूँ आपको, सॉल्व करने पे सॉल्व कर लीजिएगा, आपका फोर्स आएगा 2.3 × 10⁻8 न्यूटन। यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर्स आ रहा है 2.3 × 10⁻8 न्यूटन, ये फोर्स आ जा रही है। हमको मास, आप मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉन का आपको निकालना है एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन फाइंड करना है, क्या करेंगे, न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाइंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ, तो क्या होगा, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो हमको किसका फाइंड करना है एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास ले लेंगे। फोर्स कितना रहेगा दोनों के लिए 2.3 × 10⁻8 न्यूटन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 × 10⁻31 kg, और यहाँ पे एक्सीलरेशन आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, सॉल्व करने पर पता कितना आ रहा है, यहाँ पे इसका आ रहा है आंसर 2.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे ही जब प्रोटॉन का निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रोटॉन का निकालने के हमको स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, नो स्लाइड, हमको प्रोटॉन का फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास प्रोटॉन इंटू एक्सीलरेशन कर देंगे। फोर्स वही है 2.3 × 10⁻8 न्यूटन, मास प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक, 27 है ये, ठीक, इंटू एक्सीलरेशन फाइंड करना है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2.3 × 10⁻8 अपॉन में 1.67 इंटू 10⁻27 -27 ऊपर जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना जाएगा 10⁻19 बचेगा। सॉल्व करने पर आपका आ जा रहा है 1.4 × 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, ये एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन आ गया। तो ऐसे करना था, ठीक है, तो मैंने तीनों क्वेश्चन कर दिए इसमें के, आप देख के समझ लीजिएगा। हम अब तक अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में, हम बता देंगे दोबारा, हमें कोई दिक्कत नहीं बताने में। क्वेश्चन दिया है, ये एग्जाम्पल 1.5 है एनसीईआरटी का, और चार्ज मेटालिक स्फीयर ये इज सस्पेंडेड बाय नाइलॉन, ये चार्ज मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, देखिए चार्ज मेटालिक स्फीयर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, ये ए है, ये सस्पेंड किया गया है नाइलॉन वायर से। एक दूसरा वायर है बी, दूसरा स्पीयर है बी, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी है हमको 10 सेंटीमीटर, कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले इसको फोर्स हम फाइंड कर लेते हैं, ये है, इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं हम लोग Q2। तो फोर्स आपका आ जाएगा के, एक मिनट, के Q1 Q2 अपॉन में 10 सेंटीमीटर है, तो उसको 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं, 0.10 हो जाएगा का स्क्वायर, ठीक, तो कितना आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में 0.0100000 आपका न्यूटन फोर्स आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि जो एक ए के पास एक सी स्फीयर आ जा रहा है, ए स्फीयर है ना, उसके पास एक सी स्फीयर ला देंगे। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब एक स्फीयर से दूसरा स्फीयर कांटेक्ट होता है, ठीक है, तो जिसकी बॉडी के जो चार्ज होते हैं वो थोड़ा और क्या कहते हैं फैल जाते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि इनके बीच में रिपल्सन होगा, पॉजिटिव था ही, इनके बीच में रिपल्सन होगा और इनको स्पेस मिल गया फैलने के लिए। जैसे ये इसके बॉडी पे थे, लेकिन जब ये चिपक गया इसके चार्ज ए वाला फैल के इस पे आ जाएंगे दो ठो,
ठीक, तो मान लीजिए कि जो पहले इस बॉडी पे जो ए वाला बॉडी था ये सी आ गया है, ए है, जो पहले ए था Q1 चार्ज था, तो अब चिपकने के बाद इससे क्या हो जाएगा, ये Q1/2 हो जाएगा, आधा आधा चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिकली बढ़ जाता है। ठीक, वैसे ही बी वाला था, बी वाली बॉडी थी, ये भी पॉजिटिवली चार्ज थी, इस पे आकर डी वाला चिपक जा रहा है, जब इसके बाद चिपकने के बाद क्या हो जाएगा, ये बी वाले पे इसका भी चार्ज आधा आधा बढ़ जाएगा, इस पे भी क्या हो जाएगा, Q2/2 हो जाएगा, इस पे भी Q2/2 हो जाएगा, यानी दोनों चार्ज क्या है, पहले Q2 था, यहाँ से ये भी बढ़ गया, यहाँ से ये बढ़ गया, अब चार्ज क्या हो गए, अब क्या हो रहा है नेक्स्ट में, क्या होता है Q1 सॉरी जो बॉडी ए है हमारी, ए बॉडी है, इस पे चार्ज हो रहा है हमारा Q1/2 और बी पे हमारा हो जा रहा है Q2/2। इनके बीच की डिस्टेंस हमारी कितनी कर दी जा रही, आधी कर जा रही, 5 सेंटीमीटर। अब हमको फोर्स फाइंड करनी है, चलिए फोर्स फाइंड करते हैं। तो एक क्वेश्चन बोलेगा कि बॉडी चिपक रही है, ठीक है, नॉर्मली एग्जाम दे देगा कि वैसे बॉडी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक, डायग्राम दे दिया बना के, एक बॉडी यहाँ पे रखी गई है, चिपका देने से चार्ज दोनों बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे Q1/2, यहाँ पे अब एनसीईआरटी में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे Q2/2, अब दोनों की डिस्टेंस आधी कर दी जा रही है, अब डिस्टेंस आधी कर देंगे, अब बोला कि अब फोर्स फाइंड करिए। अब हमारे पास मेन फिगर क्या आ रहा है कि दो बॉडी हैं, दो बॉडी 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में, चार्ज है Q1/2, यहाँ पे है Q2/2। ठीक, अब क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, इसको पहले मीटर में चेंज कर 0.05 मीटर हो जाएगा। अब फोर्स फाइंड करते हैं तो कितना आएगा, Q1/2 Q2/2 के अपॉन में R स्क्वायर 0.05 का स्क्वायर करेंगे बराबर। ठीक, तो K Q1 Q2, ये 2 2 जा 4 नीचे आ जाएगा, 4 कितना आ जाएगा 0.025, सॉरी गलत हो जा रहा है, ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में 4 नीचे आएगा, यहाँ पे जाएगा 0.0025। ठीक, स्क्वायर करना है यहाँ पे इसका, तो आपका हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में 0.0100, जो पहले था वही आया, यानी फोर्स क्या हुई, चेंज नहीं हुई। देखिए यहाँ पे भी उतना ही था, यहाँ पे फोर्स K Q1 Q2 अपॉन 0.0100, यहाँ पे भी वही है 0.100, यानी फोर्स चेंज नहीं हो रही। तो यही क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर दिया था देखने में और ना आसान था, इसको पूरा पढ़िएगा पहले, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा। मैंने पहले से पढ़ रहा था, पढ़ चुका था, इसलिए मैं आपको बस क्वेश्चन करा दिया हूँ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है ये वाला। ठीक, पहले ये वाला कर लेते हैं, ये थोड़ा सही है। कंसीडर 3 चार्जेस Q, Q एंड -Q प्लेस्ड एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मान लेते हैं यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, 3 चार्जेस हैं Q, Q -Q, ये तीनों प्लेस किए गए हैं वर्टिसेस पे। ठीक है, अब फाइंड करना है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर चार्ज पे फोर्स बताना है, हर चार्ज पे बताना है। तो मैंने कल बताया, मैंने आज ही बताया था कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता है वो सारी फोर्स, उसका मतलब यही होता है कि एक मान लीजिए इस पे फोर्स फाइंड करना है, तो इस पे फोर्स फाइंड करोगे तो इसकी वजह से भी फाइंड करेंगे और इसकी वजह से फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी इसकी वजह से भी फाइंड करना पड़ेगा और इसकी वजह से फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं देखिए, क्वेश्चन क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है। तो ये क्यों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये वाला क्या करेगा, इसको, इस वाले को क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, रिपेल करेगा, और ये वाला क्या करेगा, इसको इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी क्या बन रहा है, फिगर ये बन रही है, ये वाला सॉरी गलत बन गया, यहाँ पे ये बन रहा है, ये -Q वाला ले रहा है, -Q वाला क्या लेंगे, K सॉरी K -Q इंटू Q अपॉन में डिस्टेंस हम मान लेते हैं A है, सब में इक्विलेटरल ट्रायंगल सब बराबर ही होगी, A स्क्वायर, और ये वाला क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा, क्या होगा K Q अपॉन में A स्क्वायर, दो फोर्सेस हो गई। ठीक, अब देखेंगे तो बस माइनस का दिक्कत है, माइनस का डिफरेंस है, ये क्या है, ये माइनस है, यहाँ पे माइनस नहीं है, लेकिन फोर्स बराबर ही है मैग्नीट्यूड में। ठीक, अब देखते हैं क्या करना है आपको, ये दो फोर्सेस हो गई। ठीक, अब इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर से भी फोर्स लग रही है, इधर से भी फोर्स लग रही है, लेकिन जाएगा चार्ज जाएगा कहाँ पे, चार्ज मूव किधर करेगा हमको फाइंड करना है, यानी वेयर दिस चार्ज विल मूव। ठीक है, चार्ज कहाँ मूव करेगा हमको फाइंड करना है। लेट दिस इज, मान लीजिए कि नेगेटिव हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं एक समय के लिए। ठीक है, हम लोग बाई वेक्टर करने जाए तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, यानी K
क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दे दिया है, ये भी क्या है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, इसको हम एफ मान लेते हैं तो ये भी एफ ही होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर ही है। ठीक, बस नेगेटिव का डिफरेंस था। अब आते हैं, नेगेटिव इसलिए था क्योंकि ये अपनी से दूर भेज रहा है और ये वाला क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। जब अपनी तरफ खींचता है तो नेगेटिव लगता है और ये दूर भेजता है तो पॉजिटिव लगता है, बस ऐसा ही होता है, समझने वाली बात है, समझ लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कितने का एंगल है, ये 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 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल 60 डिग्री होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अगर आप मैथ के स्टूडेंट तब जानते होंगे, बाय वाले भी जानते ही हैं। ठीक, तो अब आते हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये यहाँ पे बन रहा है जो बना रहे हैं, देखते हैं पहले क्या बनता है। यहाँ पे बनेगा आपका, ये बनेगा वेक्टर, ए एफ है, ये भी एफ है, इसके बीच में एंगल 120 डिग्री आ गया। ठीक, 120 क्यों आ गया, क्योंकि ये 60 है और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बन रही है, तो स्ट्रेट लाइन बनती है ऐसे, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 ही होगा ना, मैथ तो पढ़वे की हो, तो वही हाल है, ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। चलते हैं एक और स्लाइड ऐड करते हैं, स्लाइड ऐड करो बाबा। तो देखिए, तो ट्रायंगल का क्या क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें फाइंड कर रहे थे फोर्स, एक इधर जा रहा था और एक अपनी तरफ खींच रहा था, ये एफ ये भी है, एफ ये भी है, एंगल कितना था 120 डिग्री था। ठीक, 120 डिग्री एंगल था, तो क्या करेंगे, लगाएंगे वेक्टर फार्मूला, क्या होता है एफ नेट निकालने का, वेक्टर वाला फार्मूला क्या होता है, अगर एफ नेट निकालना है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर, फार्मूला यही ना है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है, वैल्यू रखते हैं एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60, जब कॉस 120 हो जाएगा कॉस थीटा की जगह रख लेते हैं, कितना हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर, कॉस 120 की होती है -1/2 वैल्यू, उसे 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट में एफ स्क्वायर, यानी एफ नेट आपका आ गया है, एफ नेट आपका आया है एफ। ठीक, रूट एफ स्क्वायर का वैल्यू एफ ही ना होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एफ नेट आपका एफ आया है, एफ नेट कितना आ गया है, एफ आ गया। और जो नेट आता है ना, जो एंगल आता है उसके एकदम 20 जाता है, यानी 60 डिग्री पे जाएगा, ऐसे जाएगा, एफ नेट यहाँ पे ये आ गया, एफ नेट ये है। ठीक, एफ नेट कहाँ से जाएगा 120 डिग्री से जाएगा एकदम, ठीक है। ऐसे करते हैं इसको, एक और क्वेश्चन में करते हैं, सब पे निकालना है तो एक और बॉडी पे मैं निकाल लेता हूँ, उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। मान लीजिए हम इस पे फाइंड करते हैं फोर्स, इस वाले पे फोर्स फाइंड करना है हमको। ठीक, तो ये वाला चार्ज अपनी तरह अट्रैक्ट करेगा, करेगा ये नेगेटिव है, ये वाला क्या करेगा रिपेल करेगा, फिर वही केस हो रहा है, ये रिपेल कर रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, ये क्या बन रहा है देखिएगा, ये बन रहा है निगेटिव वाला रिपेल कर रहा है, ये नेगेटिव वाला अपनी तरफ खींच रहा है और पॉजिटिव वाला दूर भेज रहा है, एंगल फिर 120 डिग्री बनेगा, फिर दोनों का मैग्नीट्यूड एफ एफ रखेंगे, फिर दोनों का निकालेंगे तो वही आपका आएगा, एफ नेट आपका वही आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पे फाइंड करेंगे, इस वाली बॉडी पे, ठीक, इसको ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा, अगर हमको इस पे निकालना है, इस वाली बॉडी पे निकालना है माइनस क्यू वाले पे, तो क्या होगा बताइए, माइनस क्यू वाले को क्या करेगा बताइए, माइनस क्यू वाले को ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ध्यान से देख रहे हैं, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट, यानी एंगल 60 डिग्री बीच में बचेगा, कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा, क्योंकि निगेटिव है। मैं बता रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, फिर से एक साइड ले रहा हूँ, जब मैं माइनस वाले के साथ खेल रहा हूँ तब क्या होगा, जब ये बॉडी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक, यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे भी प्लस क्यू था, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यू था। ठीक, इक्विलेटर तो एंगल 60 डिग्री होगा। अब ये निगेटिव है, ये चार्ज निगेटिव ये वाला, ठीक, तो इसको पॉजिटिव वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, करेगा ना, लेकिन एंगल क्या है, दोनों सेम फोर्स अट्रैक्ट करेंगे, यानी इसका भी एफ होगा, इसका भी एफ होगा, यानी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से अट्रैक्ट करेगा, एंगल 60 डिग्री है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, क्या देखेगा एफ एफ आ जा रहा है, अब क्या करेंगे निकालेंगे इसका रिजल्टेंट, यानी एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60, तो एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 हो जाती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट में कितना बचेगा 3f स्क्वायर अंडर रूट में, अब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो √3 आपका आ जाएगा नेट फोर्स, यानी निगेटिव वाले पर √3f लगेगा और बाकी दोनों पे कितना लगेगा, बाकी दोनों पे एफ लगेगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब आते ही डायरेक्शन की बात करने, अगर आपसे बोल दे कि डायरेक्शन फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बताइए। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए,
मैं बताऊं, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग वेक्टर के साथ करेंगे। वेक्टर इन द वेक्टर के लिए हम लोग साइन के साथ करेंगे, आई कैप और जे कैप ला के करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा एनसीईआरटी करिएगा, अगर एनसीईआरटी फॉर्म में नहीं आएगा तो मैं कल इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन है, देख रहे हैं, बता रहा हूँ आपको। एनसीईआरटी का ये तीनों क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं आया है तो फिर से समझिएगा, खुद से करिएगा और खुद से समझिएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ तब तक। क्वेश्चन ये है, कंसीडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 ईच इक्वल टू Q, तीनों की वैल्यू Q के बराबर है। Q Q Q। ठीक, वर्टिसेस अपन इक्वेटर ट्रायंगल, ये भी इक्वेटर ट्रायंगल, साइड L है तीनों की। व्हाट इज द फोर्स ऑन द वर्टिसेस चार्ज Q, ये चार्ज Q है, विथ सेम साइन एज Q, यानी जो साइन Q की होगी, तीनों बराबर चार्ज है। ठीक है, यानी हमारे तीनों को पॉजिटिव होगा तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर तीनों को नेगेटिव हो तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमने तीनों को पॉजिटिव ले रहे हैं, अपने से ज्यूम करना है, जिससे कर लीजिएगा, हम पॉजिटिव कर रहे हैं। विथ सेम साइन एज Q, जो चार्ज है Q है, जो प्लेस किया गया सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड यहाँ पे यानी सेंट्रॉइड ये होता है। ठीक है, ये सेंट्रॉइड पे प्लेस किया गया है, इसका चार्ज का Q है, ये भी सेम साइड यानी ये भी पॉजिटिव है। ठीक, तो फाइंड करना है इस पे चार्ज कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा इस पे, नेट फोर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हमको इसकी लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। अगर इसकी लेंथ आ जाएगी ना इस वाले की, अगर हम इसकी लेंथ निकाल लिए तो बाकी सबकी इसकी भी उतनी ही लेंथ होगी और इसकी भी इतनी ही लेंथ होगी। तो इसको निकालने के लिए मैं एक तरीका बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान दें, ये मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करा, इस पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा करा। ठीक, ये 90 डिग्री होगा, इक्वेटर ट्रायंगल 60 डिग्री होगा, इसकी लेंथ L है, तो साइन 60 की मान निकाली पड़े, साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 इसके एंगल के लिए साइन 60 क्या होगा, साइन 60, साइन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। तो ये परपेंडिकुलर के लिए कौन सा है, परपेंडिकुलर के लिए ये है, हाइपोटेनस के लिए कौन सा, हाइपोटेनस इसके लिए ये है। इसको मान लेते हैं मैं P, ये तो L है, ये है, तो हो जाएगा साइन 60 इक्वल टू P अपॉन L। हमको P की लेंथ फाइंड करनी है, साइन 60 इक्वल होती है √3/2 P बाई L, तो P की वैल्यू आ जाएगी आपकी L√3 अपॉन में 2, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई, L√3 अपॉन P, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इस वाले पूरे की लेंथ, इस पूरे की लंबाई निकालें अभी, क्योंकि हम पूरा नीचे परपेंडिकुलर डालें, यानी इसकी पूरे की लेंथ निकालें। ध्यान दीजिएगा, इसकी पूरे की लेंथ कितनी आई है, L√3/2। अब आते हैं आगे, अब थोड़ा और आगे जाते हैं। अब हमको इतने की लेंथ आ गई, अब आते हैं इसकी, हमको लेंथ हमको चाहिए यहाँ तक की। ठीक, हम निकाले हैं यहाँ तक की, पूरा ऊपर से नीचे तक की। अब क्या होता है ना, जो ये होता है ना सेंट्रॉइड, इस मीडियन को, इस परपेंडिकुलर लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी ये ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला 1 है। ठीक है, जब इसको डिवाइड करता है तो ऊपर वाली की लेंथ हो जाती है 2/3 और नीचे वाली की होती है 1/3। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी थी, इसकी टोटल लेंथ थी आपकी L√3/2, कितनी थी, L√3/2। ठीक, टोटल लेंथ थी। अब इसका 2/3 हमको चाहिए, क्योंकि हमको यहीं तक ना जाना है, क्योंकि चार्ज यहीं पे प्लेस है और Q यहाँ पे है और Q यहाँ पे है और Q यहाँ पे है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये L/√3 टोटल है तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। इतने की लेंथ कितनी होगी, इतने की लेंथ होगी आपका 2/3 इंटू √3L/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से कटेगा ये, तो यहाँ पर √3 बचेगा, यानी इसकी लेंथ आ गई आपकी L/√3, उतनी इसकी भी होगी L/√3। सेम मेथड से करेंगे L/√3। ठीक, सबकी लेंथ आ गई। चलिए मान लीजिए सबको हम ए के बराबर मान ले रहे हैं, जब सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक, ये सब ए हो गए। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, सबका सबका पोलरिटी सेम है, यानी ये भी पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी चार्ज पॉजिटिव, ये भी चार्ज पॉजिटिव, ये भी चार्ज पॉजिटिव, सब रिपेल करेंगे, यानी ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ। ठीक, ये वाला फोर्स इस पर लगाएगा इधर की तरफ और ये वाला फोर्स इधर लगाएगा। ठीक, यानी तीनों फोर्स कैसे लग रहे हैं, इधर लग जाएगा फोर्स लगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ऊपर लगा के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा निकल जाएगा। फिर तीनों का हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे बता दे रहे हैं। इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे, एंगल 120 डिग्री है, सोचिएगा कैसे 120 डिग्री है, फिर जो रिजल्टेंट आएगा
इसके एकदम बीचों बीच आएगा और फिर दोनों कैंसिल कर जाएंगे, नेट फोर्स 0 आएगा। अब आपको करना है कैसे आएगा, नेट फोर्स 0 आएगा, समझिएगा जाके, ठीक है। तो मैंने इसकी लेंथ निकालना बता दिया है। अब नेट फोर्स 0 आएगा, कैसे आएगा आप करिएगा ट्राई कर पे, ठीक। और तब तक के लिए ये क्वेश्चन दे दे रहे हैं, ये क्या कहते हैं, एक स्क्वायर है, इस पे चार्ज है प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे बीच में माइनस क्यू प्लेस है, यहाँ पे बीच में कितना है माइनस क्यू है। फाइंड करना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू, ठीक है। इतना कर लीजिएगा। अब तक के लिए थैंक यू, देख लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।